क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ उसी को फोकस कर रहा होता है। अच्छा, आज हमने टारगेट कॉस्टिंग शुरू करना है ना जी। टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग इसका सेपरेट क्वेश्चन भी आता है जी। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसका सेपरेट क्वेश्चन भी आता है। वैसे ये पिछली दफा आ चुका है, लास्ट अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब नहीं करना, रिवीजन में करना। जो लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन है हमने रिवीजन में करने हैं। अगर आपने रिवीजन खुद करनी है फिर आप चाहे अभी कर लें। पिछले अटेम्प्ट का पेपर मैं अभी कहता हूँ अभी नहीं करेंगे। तो ये सेपरेट भी आता है बेटा, और ये टारगेट कॉस्टिंग का टॉपिक है। एक टॉपिक है छोटा सा लर्निंग कर्व, उसके साथ भी मिक्स होके आता है। आपका नहीं आया हुआ अभी तक लर्निंग कर्व। फिर एक टॉपिक है रेलेवेंट कॉस्टिंग, उसके साथ भी मिक्स होकर आता है ये। तो ये मिक्स होकर किसी और चैप्टर के साथ भी आ सकता है। तो चैप्टर मिक्स होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फिर आपको दोनों चैप्टर्स का नॉलेज कंसोलिडेट करके चलना पड़ता है, जो कि मसला है। अगर कोई भी दो चैप्टर मिक्स होकर आ जाए तो दोनों का नॉलेज इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा। तो टारगेट कॉस्टिंग का जो ये टॉपिक है, इसमें आपको मेन चीज जो निकालनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी टारगेट कॉस्ट गैप निकालें। क्या निकालें? कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप का मतलब होता है कॉस्ट कितनी ज्यादा है। हमने असल में इस टॉपिक में सीखना क्या है, इस टॉपिक का मकसद क्या है। कोई भी इदारा अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल कर सकता है। एक तरीका क्या है? हाँ जी, एक तरीका क्या है कि अगर एक इदारे ने अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो इदारा अपनी, अगर किसी इदारे ने अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि इदारा सेल प्राइस बढ़ा ले। सेल प्राइस बढ़ा ले तो सेल प्राइस बढ़ाएंगे, अगर कॉस्ट सेम रहे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसे ही होगा ना। अगर कोई इदारा अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो प्रॉफिट बढ़ाने का पहला तरीका क्या है? कॉस्ट को सेम रहने दे, सेल प्राइस बढ़ा दे। तो सेल प्राइस बढ़ाने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस केस में एक प्रॉब्लम है, इस केस में एक प्रॉब्लम है। वो क्या है कि आपने अगर सेल प्राइस बढ़ाई लेकिन आपके कंपटीटर ने ना बढ़ाई, तो आपके कस्टमर आपके कंपटीटर के पास जाना बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कॉलेज फीस बढ़ा दे, दूसरा कॉलेज ना बढ़ाए बल्कि उसकी बहुत कम हो, तो बच्चे उस कॉलेज में चले जाएंगे जहाँ फीस कम है। हर बच्चा चाहता है कम फीस पे पढ़ो। ठीक है, तो सेल प्राइस को बढ़ाकर आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। टारगेट कॉस्टिंग जापानीज टेक्निक है। जापानीज कहते हैं सेल प्राइस को बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ाना कौन सा कमाल है। वो कहते हैं ये तो आप अपने मार्केट से आप अपने हाथ काट रहे हैं, आप अपने कस्टमर को खुद ही जाया जाने दे रहे हैं। वो कहते हैं असल तरीका क्या है कि इदारा क्या करे। हाँ जी, इदारा, हाँ जी, सेल प्राइस को सेम रखे, कॉस्ट को कम करे। जब इदारा कॉस्ट को कम करेगा तो ऑटोमेटिकली इदारे का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टारगेट कॉस्टिंग किसी भी नई आने वाली प्रोडक्ट जो है, कंपनी की नई प्रोडक्ट जो है, उसकी इदारा क्या करता है? कॉस्ट को कम करता है। जब वो डिजाइन होती है तो डिजाइन ही ऐसा बनाता है कि कम से कम कॉस्ट पे बने। ठीक है, तो इस टॉपिक का मकसद कॉस्ट को बढ़ाना नहीं बल्कि कॉस्ट को कम करना है। क्या बात समझ आ रही है? तो अब हम कॉस्ट बढ़ा के नहीं बल्कि प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट नहीं बढ़ाएंगे, कॉस्ट को कम करके। तो टारगेट कॉस्टिंग क्या चीज है? अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो ये एक प्रॉफिट मैनेजमेंट टेक्निक है। टारगेट कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? टारगेट कॉस्टिंग इज अ प्रॉफिट मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन डिजाइन फेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। जब भी कंपनी को नई प्रोडक्ट लाती है या लाना चाह रही है, उसको जब R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन हो रही है, उस पर अप्लाई किया जाता है बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। ठीक है, तो टारगेट कॉस्टिंग प्रॉफिट को बढ़ाने की या प्रॉफिट को मैनेज करने की टेक्निक है।
इसमें आप प्रोडक्ट की सेल प्राइस को बढ़ा के प्रॉफिट नहीं बढ़ाते, बल्कि कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट बढ़ाते हैं। ये इसमें की बात है जी। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? टारगेट कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है? टारगेट कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है? जो इदारे टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो 3 लोगों की टीम, 3 या 3 से ज्यादा लोगों की टीम बनाते हैं। उस टीम में अकाउंटिंग फाइनेंस के लोग भी होते हैं, मार्केटिंग के लोग भी होते हैं, सेल एंड मार्केटिंग के। तीसरे आपके वो क्या नाम है, जो आपके प्रोडक्ट का डिजाइनर इंजीनियर होता है, जो प्रोडक्ट को डिजाइन करता है, ठीक है, नई प्रोडक्ट जो डिजाइन कर रहा है। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं, ये एक टीम बनती है। इस टीम में जो प्रोडक्ट को डिजाइन करने वाले लोग हैं वो प्रोडक्ट का एक बेसिक मॉडल बना के, उसका सैंपल बना के मार्केटिंग वालों से कहते हैं जाएं ये मार्केट में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें फ्री सैंपल के तौर पर, और उनसे सर्वे करना है हमने। तो होता क्या है कि प्रोडक्ट का एक बेसिक डिजाइन बना, उसको कस्टमर को दिया, कस्टमर ने यूज किया, कस्टमर से सर्वे किया, और सर्वे में कस्टमर से पूछा जाएगा कि आपको इस प्रोडक्ट में क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। ये सर्वे कौन कंडक्ट करवाएंगे? ये मार्केटिंग के लोग जो है ना, ये कंडक्ट करवाएंगे, चाहे खुद कर लें चाहे किसी एक्सपर्ट के जरिए करा लें। समझ आ रही है? प्रोडक्ट किसने डिजाइन करनी है? वो मार्केटिंग वालों ने नहीं करनी, वो इंजीनियर हैं जो प्रोडक्ट के डिजाइनर है उन्होंने करनी है, ठीक है। अकाउंटिंग वालों का क्या काम है? वो बताते हैं कि जनाब वो ये कैलकुलेशन सारी करेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो कितनी कॉस्ट पे बन रही है, इसको बनना कितनी कॉस्ट पे चाहिए था। ये सारी कैलकुलेशन जो कॉस्ट की है ये कौन करेगा? अकाउंटिंग के लोग। तो सबसे पहला काम है कि आप प्रोडक्ट का सर्वे करवाते हैं कस्टमर से, और सर्वे के नतीजे में 2 मेन बातें आपका मकसद होता है ढूंढना, कस्टमर के मुंह से निकलवाना। नंबर 1, कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है, सेल प्राइस मालूम करना, उसके मुंह से पूछना कि हम क्या प्राइस रखें कि आप ले लेंगे ये प्रोडक्ट। दूसरा, आपको इस प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। जो अच्छा नहीं लग रहा उसको बाद में डिजाइन रिवाइज करके डिलीट, पैसे बचाओ। जो अच्छा लग रहा है उसको और ज्यादा रिफाइन। और ये सर्वे 1-2 लोगों से नहीं होगा, काफी ज्यादा लोगों से होता है, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है? तो टारगेट कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या है कि कस्टमर से सर्वे करके कंपनी सबसे पहले प्रोडक्ट की सेल प्राइस या टारगेट सेलिंग प्राइस कहते हैं, कंपनी वो एस्टिमेट करती है। एस्टिमेशन ऑफ टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, खाली सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं, फ्रॉम सर्वे। ये प्राइस कौन बताएगा? ये प्राइस अकाउंटिंग स्टाफ नहीं बताएगा, ये सर्वे में कस्टमर बताएगा। हम उसे रेंज देंगे कि ये प्रोडक्ट अगर आपको 200 रुपए की दी जाए, 250 रुपए की दी जाए, 300 रुपए की दी जाए, तो आप कितने पे लेंगे? जिनको तो बहुत ही अच्छी लगेगी वो कहेंगे हम तो 300 पे भी ले लेंगे, अधिकड़ी लेने उन्हें, वो बताने को तो बता सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो ये 200 से ज्यादा पे नहीं लेंगे, हमारे हिसाब से प्रोडक्ट में कोई इतना ज्यादा खूबियां कोई नहीं है। समझ आ रही है? और कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे जी ठीक है हम 250 पे ले लें। इस तरह ज्यादा से लोगों से आप सर्वे करवाएंगे तो आपको एक प्राइस की रेंज पता चल जाएगी कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा और कम से कम क्या प्राइस देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो कंपनी सर्वे कंडक्ट करवाकर कस्टमर से सेलिंग प्राइस मालूम करती है। उसके बाद क्या होता है, जो टीम में अकाउंटिंग स्टाफ है वो सेलिंग प्राइस में से अपना प्रॉफिट बताता है कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉफिट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉफिट, ये कौन बताएगा हमें कितना प्रॉफिट चाहिए? अकाउंटिंग स्टाफ। जो टीम में स्टाफ नहीं होता अकाउंटिंग वाला, वो कहेंगे फाइन असी प्रोडक्ट ऐसे नहीं मशीना ये वो लाना है तो इसके लिए हमें एक यूनिट पर इतना प्रॉफिट चाहिए। मिसाल के तौर पर कस्टमर से सर्वे करके पता चलता है कि कस्टमर प्रोडक्ट को कितनी प्राइस पे खरीद लेंगे? 25 पे। यानी कितने की सेल हो जाएगी प्रोडक्ट? अब ये जो सेल है इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों शामिल है, लेकिन हमने खुद तय नहीं की है सेल प्राइस, किसके मुंह से निकलवाई है। तो इसका फायदा ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट के फ्लॉप होने के चांस कम हो जाएंगे। कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट जब जाएगी ना एक्चुअली बाद में, तो वो उसकी उसकी मनपसंद प्राइस पे होगी। अकाउंटेंट कहता है कि हमने इसमें से 5 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। कितना प्रॉफिट कमाना है? इसका मतलब है कि अगर 2500 रुपए की चीज बिकनी है
और उसमें से कंपनी ने अपने लिए 5 रुपए प्रॉफिट रखना है, तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? तो वो तीसरा स्टेप है एस्टिमेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट। एस्टिमेशन ऑफ 25 में से 5 रुपए का मुनाफा माइनस करें, एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस, उल्टा हो रहा है, सेल में से प्रॉफिट माइनस करें तो कॉस्ट पे आ जाए। यानी कंपनी को पता चला जनाब हमारी प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट पे बन के बिकनी चाहिए, 20 की कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट। अगर हम 25 पे बेचना चाह रहे हैं और 5 रुपए प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है बैकवर्ड कैलकुलेशन करके कंपनी ने देखा हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 20 रुपए, 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब फिर अकाउंटिंग स्टाफ यहाँ पर आएगा, वो बताएगा कि जनाब जो आपने वो बेसिक मॉडल जिससे सर्वे कराया था ना, वो जब हमने प्रोडक्ट बनाई तो वो इतनी कॉस्ट पे बन रही है, तो क्या एस्टिमेट की जाएगी, एस्टिमेशन ऑफ करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट। यानी जो अकाउंटिंग स्टाफ है वो बताएगा कि प्रेजेंटली प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट में बन रही है प्रेजेंटली, तो ये जमा किया जाएगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सब कुछ और जितनी भी अदर कॉस्ट है, तो पता चलता है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रेजेंटली कितनी कॉस्ट पे बन रही है, 22 रुपए। 22 रुपए उसकी कौन सी कॉस्ट है जिस पे आपने प्रेजेंटली बनाकर मार्केट में सर्वे के लिए दी थी, बना के दी थी ना कस्टमर को सर्वे के लिए, तो वो जितनी कॉस्ट पे बनी वो कितनी है। इसका मतलब है हमारी प्रोडक्ट प्रेजेंटली कितने की बनती है, 22 की, बननी कितने की चाहिए, 20 की, तो कितनी महंगी बन रही है, 2 रुपए। ये जो 2 रुपए इसको कहते हैं टारगेट कॉस्ट गैप। करंट कॉस्ट जब ज्यादा होगी ना तब गैप है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट गैप, जिसका मतलब है करंट कॉस्ट 22 की है, टारगेट कॉस्ट के मुताबिक वो 20 की बननी चाहिए, तो जितनी करंट कॉस्ट ज्यादा है ये आपने इसको गैप का मतलब है इतने से कम करना है। करंट कॉस्ट है 22 रुपए, टारगेट कॉस्ट 20, तो गैप कितने का आ जाएगा। छठा स्टेप क्या है, आपने इस गैप को रिमूव करना है, क्लोज करना है, रिमूव द। अब इस गैप को रिमूव करने का, खत्म करने का तरीका ये है कि ये जो एलिमेंट नहीं थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये जो 22 रुपए की कॉस्ट के अंदर थे, इनमें से किसी ना किसी एलिमेंट को क्या करें, मटेरियल सस्ता ले लें, लेबर को ट्रेनिंग दे दें, मटेरियल की वेस्टेज कंट्रोल कर लें, इस तरह की थ्योरी लिखनी है इसमें। इसमें क्या लिखनी है, इंजीनियर प्रोडक्ट को दोबारा रीडिजाइन कर ले। सबसे पहला तरीका क्या, प्रोडक्ट को जो खूबियां कस्टमर को पसंद नहीं है उनको खत्म कर, मटेरियल बल्क क्वांटिटी में ले ले, मटेरियल का सप्लायर ऐसा सेलेक्ट करे जहां से सस्ता मटेरियल मिले, लेबर को ट्रेनिंग दे दे ताकि उनका टाइम जाया ना हो, लेबर एक्सपर्ट रख लें, ओवरहेड्स को कंट्रोल, कोई भी ऐसी बात लिख सकते हैं जिससे ये करंट कॉस्ट कम हो। करंट कॉस्ट क्या हो, कंपनी इनमें से कोई एक तरीका या दो तरीके लगाएगी, सारे तरीके नहीं, ज्यादातर डिस्काउंट लिया जाता है सप्लायर से, या लेबर की वेस्टेज हो वो कंट्रोल की जाती है, मटेरियल की वेस्टेज कंट्रोल की जाती है। तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो कहाँ पे खड़ा है, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा और ये पांचवा, ये 3 स्टेप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो सारी थ्योरी है। कोई सवाल हो जी, ले जी, ये मुकम्मल हो गया ये कि इसका प्रोसेस क्या है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, आपको ये 3 स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, दूसरे में करंट कॉस्ट निकालेंगे, और तीसरे में क्या निकालेंगे, कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप माइनस में हो सकता है, माइनस में होने का मतलब है, माइनस में नहीं लिखना, माइनस का मतलब है करंट कॉस्ट पहले ही कम है, तो और कम करने की जरूरत नहीं है। गैप तब आएगा जब करंट कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है। चलो अभी फिलहाल हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। कोई सवाल आपने पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर वो जो थ्योरी है ना इसकी, वो मैं लेटर हूँ फिर दोबारा बताऊंगा ये वाली, कि गैप कैसे क्लोज करते हैं।
नोट्स हैं आपके पास टारगेट कॉस्टिंग के? हाँ जी, उसमें एग्जाम्पल पर आए, एग्जाम्पल टारगेट कॉस्टिंग के, ये एग्जाम्पल 1 पर आए, अंडरस्टैंडिंग 1 या एग्जाम्पल 1, छोटी छोटी सी एग्जाम्पल है जी। जो जो डाटा दिया बस आपने अरेंज करके कॉपी पेस्ट करना है, आपका बहुत ज्यादा काम नहीं है। क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट गैप पर यूनिट। क्या निकालना है? टारगेट कॉस्ट गैप। तो कैलकुलेटर पकड़ लें जनाब जरा सब लोग। क्या कहता है, पैकेजेस लिमिटेड इज कंसिडरिंग वेदर टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। याद रखिएगा टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई नई प्रोडक्ट पे होती है जब वो डिजाइन होकर लॉन्च हो रही है। सेल्स डिपार्टमेंट डिटरमिन दैट अ रियलिस्टिक सेलिंग प्राइस विल बी 20। ये आपकी सेलिंग प्राइस दे दी उसने जो सर्वे से आई है। पैकेजेस लिमिटेड की प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट कितनी है जी, कितना ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने कमाना है? 25% ऑफ सेल। तो फटाफट हम टारगेट कॉस्ट निकालेंगे। टारगेट कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी जी। पहला स्टेप जो टारगेट कॉस्ट है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे जी सेलिंग प्राइस 25 रुपए, नहीं 20 रुपए, माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। हम कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं? 25% ऑफ सेल। तो इस 20 रुपए का 25% करेंगे तो 5 रुपए। टारगेट कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपए पर यूनिट। अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट। करंट कॉस्ट यानी प्रेजेंटली वो कितनी कॉस्ट पे बन रही है। तो स्टेप 2 में अब आप सारी वो जो चैप्टर 1 में प्रोडक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, जो जो कॉस्ट दी हो सारी जमा कर लें, जो जो दी हो। इस बहस में नहीं पढ़ना कि कौन सी आनी है कौन सी नहीं आनी, सारी आनी है। टारगेट कॉस्टिंग में सारी कॉस्ट आनी है जो भी प्रोडक्ट की दी होगी। तो करंट एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट के प्रोडक्ट प्रेजेंटली कितनी जी, मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी बताओ भाई कैलकुलेटर से। ये प्राइस है मटेरियल की और इनटू क्वांटिटी 10 रुपए। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। लेबर कॉस्ट क्या आएगी? 6 रुपीज। this in this multiply by this multiply by this। आगे वेरिएबल ओवरहेड कितने आएंगे? 1 अगर आपने लिख दिए तो गलत है। 1 रुपी पर आवर है। 1 रुपी, ये ऊपर लेबर आवर दिए हुए हैं। तो 1 रुपी अगर पर आवर हो कोई भी कॉस्ट, तो इनटू लेबर आवर करते हैं, ऊपर वाली लेबर आवर जो आपने अभी ली है। तो मेरा ख्याल है 1.5 आ जाएगी। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने आएंगे? 0.75 पर आवर है। ये जिसका भी गलत है ना ये दोनों, उसको एफओएच का चैप्टर नहीं आता, वो गोंगलू बच्चा है। कितना आता है? 1.15, 1.125 टोटल कर लें। यानी हमारी प्रोडक्ट जो प्रेजेंटली जिस कॉस्ट पे बन रही है, टारगेट कॉस्ट निकालने से पहले पहले प्रोडक्ट की जो प्रेजेंट कॉस्ट है, जितने पे वो प्रेजेंटली बनती है, वो कितने की कॉस्ट है? 18। तो ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। जितनी ज्यादा है वो आपने कॉस्ट को कम करना है। इसको कहते हैं टारगेट कॉस्ट गैप। हमारी प्रोडक्ट 18 रुपए की बन रही है, उसको बनना चाहिए 15 रुपए पे। तो कितनी ज्यादा कॉस्ट है? इसको कहते हैं टारगेट कॉस्ट गैप, जिसका मतलब है आपको कॉस्ट इतने से कम करनी पड़नी है। ये वाली कॉस्ट को कितने से कम करना पड़ेगा? 3 पॉइंट। अब इनमें से किसी एक एलिमेंट को कम करेंगे, या सप्लायर से डिस्काउंट लेंगे, या लेबर को कम करेंगे, या और कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। ये तगोदो है, ये हमारी स्ट्रगल होगी। इतनी आराम से नहीं प्लेट में रख के कम हो जाएगी। इट विल टेक सम एफर्ट्स टू रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है जी, ये 3 स्टेप सोल्यूशन में आपने करने हैं। जब भी पेपर में टारगेट कॉस्टिंग का सवाल आएगा तो आपको मेन ये 3 स्टेप्स तो करने हैं। इसके अलावा अगर कोई करना पड़ा तो वो किसी और चैप्टर का होगा, लेकिन ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें टारगेट कॉस्ट इज योर मेन आंसर। ओ सॉरी, टारगेट कॉस्ट
गैप। ले जी खत्म हो गया चैप्टर, बस अब इसकी प्रैक्टिस है। जेडे लोग लेट आए ने लेटी और लेटे ही रहने। चलो अब ये करो एग्जाम्पल, चलो शाबाश, खत्म हो गया चैप्टर। बस आपने ये फॉर्मूला लगाना है, ये 3 फॉर्मूले हैं। जो लोग लेट आए हैं वो ये 3 फॉर्मूले नोट कर लें जनाब। टारगेट कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। करंट कॉस्ट में सारी वो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है, और करंट कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से ज्यादा होगी। आप अपनी कॉस्ट को कम कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट बढ़ा सकें, ठीक है। और जवान तुम्हें क्या मसला है आज तो लेट आए हो? तुम तो टाइम पे आते थे। हाँ जी, आप किधर आए हैं भाईजान आज? ये पार्क है? क्यों? क्या हम फिर वापस आ गए हो? क्यों? अच्छी समझ नहीं आ रही, बड़ी देर या जल्दी याद आ गया तेरे, एक दिन से पता लग जाता है। अच्छी समझ नहीं आ रही। हाँ जी, अब सारे बच्चों ने काम करके आना है, काम नहीं छोड़ना। किसी और टीचर का काम करें या ना करें, और मैं रोज ही चेक कर रहा, मैं किसी और दिन चेक कर रहा है। मैं काम जिस दिन आपने सुस्त होना है, ठीक है, निकाल देता हूँ मैं क्लास से। कल आप निकले थे? आप तो आए नहीं थे कल। हाँ, चंगा रह गया तू। तो जो बच्चा काम नहीं करेगा उसकी छुट्टी करा देंगे। हाँ जी, और टाइम पे आना है क्लास में। आखिरी 50 मिनट चाह जाना है, थड़ा थड़ स्पीडा ला के। हाँ, 7 बजे क्लास शुरू होती है, 37-35 मिनट तुम लेट आए हो जितने अब आए हैं। चलो भाई, ये एग्जांपल्स करें 2, 3, 4। जो रेगुलर है वही पास होने वाले हैं, बाकी अवाम फेल होने वाली है। अब कुड़ियां च भी तो मुंडियां च भी। पहले लड़के सिर्फ खराब होते थे, अब लड़कियां भी खराब आने लग पड़ी हैं। हैं? आंधी ही नहीं। 40 आती है। वो कैसे आएगी? सेल प्राइस दी हुई है माइनस ये नेट प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन सेल पे बेस करता है। तो पहला स्टेप होता है टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, एस्टिमेटेड सेल प्राइस पर यूनिट, टोटल में भी कर सकते हैं। एस्टिमेटेड सेल प्राइस पर यूनिट, फॉर्मेट कोई नहीं होता, मैं फॉर्मेट स्टेप रट्टा लगवाता हूँ कि जरा एक तरतीब से आप कर लेंगे, बाकी तो जो मर्जी पहले कर लें। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस रिक्वायर्ड नेट प्रॉफिट, 20%। 20% ऑफ सेल होगा, मेरा ख्याल है टारगेट कॉस्ट 40 आएगी। उसके बाद ये करंट कॉस्ट में सारी कॉस्ट ऐड करेंगे, जितनी भी कॉस्ट है, जितनी भी कॉस्ट है ये करंट कॉस्ट में ऐड होंगी। सवाल को फैलाया ही स्टेप 2 में होता है। करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट पूरा नाम है उसका, खाली करंट कॉस्ट भी कह सकते हैं। जी, मटेरियल की कॉस्ट मेरा ख्याल है 12.5 रुपए आ जाएगी शायद पर यूनिट, मल्टीप्लाई आप खुद कर लीजिएगा। लेबर की कॉस्ट मेरा ख्याल है 12 रुपए आ जाएगी। वेरिएबल एफओएच 2 रुपए पर आवर है, 2 रुपए पर आवर इंटू 3, 6 रुपए। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब ही आ रहे होते हैं इसमें, 1 रुपए पर आवर इंटू 3। ले जी, ये जमा कर ले तो ये प्रोडक्शन या प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। 12, 12, 24 और 6, 30। अभी ये भी जमा करनी है। एडमिन कॉस्ट कितनी है? 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब इसका 33.5 का 10%। इसीलिए मैंने ये ऊपर टोटल किया था ताकि प्रोडक्ट कॉस्ट निकल आए। और सेलिंग कॉस्ट कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह, सेल प्राइस 50 रुपए है, ये 5। जी, 41। ये आपकी करंट कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी।
ये एग्जांपल तो बड़ी सिंपल सिंपल सी हैं, जस्ट आपकी प्रैक्टिस है। गैप कितना आता है जी? 41.85 इज द करंट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट कितनी है? 40, तो 1.85। ले जी, ये आंसर है। और जवानो चलो जी आगे, अगली एग्जांपल करो, शाबाश। 3 4 करो, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जांपल 3 4। एग्जाम्पल 3 4 मैंने नहीं करानी, आपने खुद करनी है, बस आपको मैं प्रॉब्लम बता दूंगा। तो ये मैंने अपनी तरफ से ऐसी एग्जाम्पल बनाई हुई है, हालांकि इतनी एग्जाम्पल किताब में नहीं आई है आपके, बस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। कोई ACCA से उठा ली, कोई कहीं से उठा ली। ये चैप्टर सिवाय एक दिन के नहीं, एक दिन से ज्यादा का नहीं है। वो तो अलग बात है कि एग्जाम्पल करा के जरा आपको तसल्ली देनी है कि हाँ हमने 2 दिन में चैप्टर, अगर आज ही सारा खत्म कर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। वैसे ये एक दिन का चैप्टर है। अब एक दफा तो ये पास पेपर में आया हुआ है अकेला, अकेला किसी और चैप्टर के साथ आया हुआ है। मैक्सिमम ये पूरी, अभी अगर हम पिछले 20 सालों को भी देखें तो सिर्फ 3 सवाल मिलेंगे, सिर्फ 3 सवाल। आसान है ना? और आ गया, पिछली दफा आ गया तो चांस कम है इस दफा आ सकता है। छोड़ना जाना ताड़ी मेहरबानी। पिछले 20 सालों में सिर्फ 3 दफा, जिसमें पिछली दफा एक दफा हो गया, 2 पहली दफा आया था। चलो भाई चलो जल्दी करो। वाले एग्जाम जी, इसमें सेल प्राइस कितनी थी? रिक्वायर्ड प्रॉफिट, उसने क्या मार्कअप दिया हुआ है? 25% ऑफ टारगेट कॉस्ट, 25% ऑफ। अब टारगेट कॉस्ट तो मेरे पास है नहीं, तो वो हम परसेंटेजेस डिफाइन कर लेंगे। ये 100% होगी, ये 25 है, ये ऊपर वाली 125 है। मार्कअप में ये कॉस्ट के ऊपर अगर बेस करे तो कॉस्ट 100% होती है, तो मेरा ख्याल है ये 20 रुपए आ जाएगा। ये 25 रुपए 125% पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। कॉस्ट नहीं ना बताई हुई। करंट कॉस्ट मेरा ख्याल है कितनी थी जी? तो ये तो गैप आ जाएगा मेरा ख्याल है ₹2 का टारगेट कॉस्ट क्या है। ठीक है, ऐसे ही है। अंडरस्टैंडिंग 4, इसमें बताएं जी। उसने क्या, सेल प्राइस 25 रुपए है, और हम कितना रिटर्न, रिटर्न प्रॉफिट को कहते हैं, हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? 10% ऑन इन्वेस्टमेंट ये दी हुई है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 मिलियन है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन का 10% करेंगे, प्रॉफिट 1 मिलियन आ जाएगा। तो सेल प्राइस पर यूनिट होगी 25। रिक्वायर्ड प्रॉफिट या रिटर्न, अब आपको प्रॉफिट मैंने डिफरेंट तरह से दिया हुआ है। 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट करें, जो आएगा ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 लाख यूनिट्स। यूनिट से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए। बाकी गैप मेरा ख्याल है यहाँ पे भी 2 रुपए आ जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा जी, आ जाए जरा। इसके बाद एग्जाम्पल 2 पर आए, ये करें, शाबाश। तो टोटल में क्या करना था? क्या पर यूनिट में? तो टोटल से मल्टीप्लाई कर दें, इंटू 2 लाख, इंटू 2 लाख। ठीक है,
जी ये करे जी क्वेश्चन 2 नोट्स का 18 नंबर का सवाल है, देखें बोंगा सा, ये नंबर बहुत ज्यादा है। ये आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है, उसमें से लिया हुआ है। इतने ज्यादा नंबर तो आने ही नहीं, इतना सा सवाल अब 3 से 5 नंबर से ज्यादा का नहीं होगा। वो कहता है एस सी कंपनी ट्राइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन competitive मार्केट इन नॉर्थ अमेरिका, टेस्ट मार्केटिंग हैज रिवील्ड द फॉलोइंग डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व असल में इकोनॉमिक्स में से लिया गया है। इस डिमांड कर्व बना कैसे हमें नहीं पता, इकोनॉमिक्स एग्जाम है तो मारो गोला। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वांटिटी है ये क्यू क्यू का मतलब क्या चीज है। अगर आप प्रोडक्ट की सेल क्वांटिटी पुट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की सेल प्राइस पता चल जाएगी। तो डिमांड कर्व का मकसद होता है एस्टिमेशन ऑफ सेल प्राइस बाय गिवन सेल क्वांटिटी। डिमांड कर्व का मकसद क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये इसके पीछे ये इक्वेशन होती है असल में, P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। तो ये वही लीनियर इक्वेशन है जो y इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स होती है, ये प्लस वो वैसे ही बनेगी। हमें ये इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हमने तो इस इक्वेशन से P निकालना है असल में। P स्टैंड्स फॉर सेल प्राइस। कहता है एस्टिमेटेड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज 5 लाख यूनिट्स पर ईयर। पूरी मार्केट में 5 लाख यूनिट बिक सकते हैं। हमारी कंपनी कितना मार्केट में से बेचेगी? द कंपनी वुड लाइक टू कैप्चर 10% ऑफ दिस मार्केट। हमारी कंपनी 5 लाख नहीं बेचेगी, उसका 10% बेचेगी। कितना बेचेगी? 50,000 बनता है ना, तो उसने ये 50,000 यूनिट्स पे डाटा दिया हुआ है, तो आपके लिए 50,000 यूनिट रेलेवेंट है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है, ये फिक्स्ड एफओच है, जमा करेंगे तो ये 200 रुपए की करंट कॉस्ट आ जाएगी। कंपनी विशेस टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन फॉर सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट पर ईयर। कंपनी इस प्रोडक्ट से 10 मिलियन का सालाना प्रॉफिट कमाना चाहती है। आपसे कहता है प्राइस बताओ, what price will the company have to charge to capture its required market share and what is the target unit cost। target unit cost का मतलब होता है cost per unit निकालें। दो रिक्वायरमेंट है इसमें, नंबर 1 क्या निकालनी है, वो ये क्वेश्चन इस्तेमाल करके। नंबर 2 क्या निकालनी है, टारगेट कॉस्ट, सेल प्राइस माइनस रिक्वायर्ड। उसके बाद कहता है व्हाट इज द साइज ऑफ कॉस्ट गैप। साइज का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट ऑफ कॉस्ट क्या बताना है, और ये भी बताना है कि इस गैप को क्लोज कैसे करें, थ्योरी लिखनी है, हाउ टू क्लोज दिस गैप। चलें फिलहाल अभी सॉल्व करें आप इसको। ये हाउ वाला जवाब अभी हमने नहीं पढ़ा, डिटेल से नहीं पढ़ा, बस मैंने थोड़ा बहुत बताया। चलो भाई करो शाबाश, सॉल्व करें आप। पहला स्टेप, बल्कि पहली रिक्वायरमेंट हो गई है। सेल प्राइस निकालनी है, ये डिमांड कर्व यूज करके। P इज इक्वल टू 600 माइनस। जी तो आप अपनी प्रोडक्ट की सेल क्वांटिटी पुट करें, कितनी थी सेल क्वांटिटी? 50,000। तो मेरा ख्याल है ये 350 आ जाता है। तो 350 का मतलब 350 रुपीज पर यूनिट सेल प्राइस होगी। सेल प्राइस पर यूनिट आ गई। इसके बाद उसने कहा था टारगेट यूनिट कॉस्ट, यानी टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। क्या निकालनी है, टारगेट कॉस्ट। तो सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेल प्राइस पर यूनिट, जो हमने निकाली है ऊपर 350 रुपए, माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। उसने कहा था हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं,
10 मिलियन, लेकिन ये तो टोटल में है, मुझे पर यूनिट चाहिए। हाँ जी, टोटल प्रॉफिट 10 मिलियन है, 10 मिलियन, तो क्या करेंगे जी? डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट्स बेचने हैं पूरे साल में, कितना आता है? 150। क्या है जी? 150, ये 150 क्या कहलाता है? टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। ये पहली रिक्वायरमेंट होगी ए। अब आपने गैप निकालना है बस। कितना आता है गैप? मेरा वाला 50 रुपये ही आना है, और सीधा सीधा सवाल है, पता नहीं नंबर बड़े ज्यादा है। सवाल में है कुछ नहीं, इतने ज्यादा नंबर देख के बचा वैसे ही घबरा गया हूँ मैं। जी, टारगेट कॉस्ट गैप। तो करंट कॉस्ट आपने निकाली होगी, और कॉस्ट गैप निकालना है, ये दो काम कर रहे हैं, बाकी थ्योरी है। ये थ्योरी आपको रट्टा लगानी पड़ेगी, वैसे ज्यादातर कॉस्ट में थ्योरी आती ही नहीं। ये कम चैप्टर है जिनमें थ्योरी है, लेकिन जो भी है वो याद करनी पड़ेगी। मटेरियल, लेबर और एफओएच। मटेरियल कितना है जी? 100। अभी तक जितने मैंने चैप्टर पढ़े ना, किसी चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं याद करनी, सिर्फ पढ़नी है। मतलब अगर कुछ है तो वो नोट्स में लिखा हुआ है, बस पढ़नी है, रीडिंग नॉवल की तरह। ये चैप्टर पहला आया जिसमें ये रट्टा लगाना है कि कॉस्ट गैप को कैसे क्लोज करना है, क्योंकि ये पेपर में 3 से 5 नंबर की आ सकती है। आप 200 रुपए है जी। मेरा ख्याल है 50 रुपए का कॉस्ट गैप। जी, अब गैप को क्लोज कैसे करते हैं? हाँ जी, गैप को क्लोज कैसे करते हैं? मैंने तो ये हेडिंग लिखी हुई है, बाकी आपने इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, चाहे 3 3 लाइनें लिखें, 4 4 लिखें। गैप को क्लोज कैसे करते हैं? जो भी टारगेट कॉस्ट गैप आता है उसको क्लोज कैसे करते हैं? सबसे पहला काम क्या करता है इंजीनियर? प्रोडक्ट को बार बार रीडिजाइन करेगा, और उसमें से वो खूबियां निकाल देगा जिसको कस्टमर ने सर्वे में पसंद नहीं किया। प्रोडक्ट को डिजाइन करने से क्या होता है? प्रोडक्ट सिंपल बनाते हैं आप, जब सिंपल बनाते हैं तो आपका मटेरियल कम लगता है, पैसे कम लगते हैं, ठीक है। अननेसेसरी खूबियां उसमें से डिलीट हो जाती हैं। दूसरा, ये दूसरे से लेकर छठे तक ये सारे पॉइंट मटेरियल के लिए है। ये सारे पॉइंट किसके लिए हैं? बल्कि 7वें तक भी। 8वां लेबर का है और 9वां भी लेबर का है। जी, क्या लिखा हुआ है? यूजिंग स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है एक जैसे, कंपोनेंट्स कहते हैं पार्ट्स को। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी लैपटॉप बनाती है और वो नया लैपटॉप का मॉडल लाना चाह रही है, तो कुछ पुर्जे ऐसे होंगे जो पुराने लैपटॉप्स में भी वैसे ही लगते होंगे। मसलन अंदर आईसी जो लगते हैं लैपटॉप के अंदर, वो पुराने जितने भी लैपटॉप के लिए वो स्टैंडर्डाइज आईसी हैं। स्टैंडर्डाइज होने का फायदा ये होता है इदारा वो चीज बल्क क्वांटिटी में आईसी खरीदता है या बनाता है, तो एक आईसी बनाने की कॉस्ट इदारे को क्या पड़ती है? कम पड़ती है। सिमिलरली मदरबोर्ड है, सिमिलरली इस तरह के कुछ और सर्किट्स हैं, कुछ ऐसी वायर है जो अंदर लैपटॉप के हिडन रहनी है। तो वो चीजें जो आपकी प्रोडक्ट में प्रोमिनेंट नहीं है, या प्रोडक्ट की वो प्रोमिनेंट फीचर नहीं है, तो आप पुरानी प्रोडक्ट वाले, पुरानी प्रोडक्ट का मतलब है जो पुरानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में पुर्जे लगते हैं वही लगा दें। कुछ नट पेज है, और नट पे पेज लगते हैं लैपटॉप में, तो वो जितने पुराने लैपटॉप्स के मॉडल के पेज लगते हैं वही पेज लगा दो, क्या मसला है? नए पेज डिजाइन कराने की क्या जरूरत है? समझ आ रही है आपको? इससे फायदा क्या होगा कि आपकी नई प्रोडक्ट के अगर पेज बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट स्टाइल के होंगे, तो वो फिर आपको स्पेशली बनवाने पड़ेंगे। डेफिनेटली फिर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर आप पुराने मॉडल वाले ही पेज लगाते जाए उसको असेंबल करने के लिए, तो आपके इदारे की कॉस्ट में कोई मसला नहीं, बल्कि वो पेज घुमाएंगे भी तो कोई इशू नहीं, आसानी से आप
पकड़ लेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट। मोबाइल का चार्जर जैसे सारे एक जैसे चार्जर हैं, मोटी पिन वाला, पतली पिन वाला, और आजकल वो इस तरह कोई चौड़ा है, मेरा ख्याल है, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, टाइप सी, एक जैसे ही है ना चार्जर। वो क्यों ऐसे करती है दारा, एक जैसे चार्जर क्यों रखता है, ताकि एक तो कस्टमर के लिए भी आसानी हो जाए, कोई भी चार्जर मिले आप जैसे है तो वो लगा लें। दूसरा, इदारे को फायदा ये होता है कि वन चार्जर की जो कॉस्ट पड़ती है इदारे को, वो कम पड़ती है, क्योंकि चाइना से उन्होंने बल्क क्वांटिटी में मंगवा लेने या बनवा लेने ऑर्डर पे, समझ आ रही। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट बनाने से आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट क्या होती है, जिससे आपकी करंट कॉस्ट कम हो जाती है। उसके अलावा रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जहां आपने लैपटॉप को फिक्स करने के लिए 20 पेज लगाने हैं, 20 की जगह 12 पेज लगाओ, 8 पेज, और लगाओ ऐसी जगह पे कि वो हिले ना, 8 पेज की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बच जाएगी पैसे। जहां आपने 4 आईसी लगाने हैं 100 कैपेसिटी के, वो आप 2 आईसी लगाएं 200 की कैपेसिटी के, समझ आ रही है। इस तरह आप पुर्जों को क्या कर सकते हैं, कम करके भी पैसे बचा सकते हैं। लेकिन अगर पुर्जे कम नहीं होते, मसलन गाड़ी में 4 टायर होते हैं, एक स्टपनी होती है, अब इसमें ये टायर कम नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 टायरों वाली गाड़ी हो और 7 स्टपनी ना हो, ये नहीं हो सकता। 4 टायर वाली है तो 4 ही है, बड़े ही है तो वो फिर आपको पता है, अब बड़े ट्रॉल है तो वो उसमें तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बाज दफा कुछ एसेंशियल कंपोनेंट है, वो आप हिला नहीं सकते, लेकिन जहां हिला सकते हैं वो हिला दें, कम कर सकते हैं कम करें। आगे क्या लिखा हुआ है, बल्क क्वांटिटी में परचेज करें ताकि आपको डिस्काउंट मिले। डिस्काउंट की वजह से भी मटेरियल कॉस्ट कम होगी, डिस्काउंट की वजह से भी मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। अगर आपका मटेरियल वेस्ट होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, छठा पॉइंट, अगर आपका इदारे में प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल वेस्ट होता है तो भाई मटेरियल की वेस्टेज को कंट्रोल करें, वर्कर को ट्रेनिंग दें, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनें इस्तेमाल करें, मटेरियल अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी मटेरियल की वेस्टेज क्या हो, कम हो। पांचवा पॉइंट ये है, प्राइस टेंडरिंग कराएं। प्राइस टेंडरिंग का मतलब होता है कि प्राइसेस का कंपटीशन करा दें। आप तमाम सप्लायर को ईमेल करें कि जी आप बिड करें, बिड, हर सप्लायर अपनी प्राइस कोड करेगा और किसी सप्लायर को दूसरे की प्राइस का पता नहीं होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कराते हैं टेंडर, टेंडर का मतलब होता है कि हर बिजनेसमैन, हर सप्लायर अपनी प्राइस को सील करके प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ जमा कराते हैं इदारे में। इदारा उन सील पैक को ओपन करता है, प्राइसेस को पढ़ता है, फिर देखता है, कंपेयर करता है किस सप्लायर की प्राइस और क्वालिटी अच्छी है, वो सप्लायर सेलेक्ट हो जाता है। इसे कहते हैं प्राइस टेंडरिंग। जब प्राइस टेंडरिंग कराई जाती है तो सप्लायर को लालच आता है कि यार मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, इसीलिए वो प्राइस रूटीन से थोड़ी सी क्या रखता है, कम रखता है। समझ आ रही है, क्यों, आपने सप्लायर का मुकाबला करा दिया है, देखो कौन चंगी प्राइस देता है। अगर आप सप्लायर्स का मुकाबला नहीं कराएंगे, किसी एक सप्लायर को कहेंगे लाल हमें चीजें दे दो, तो वो अपनी मनमानी करेगा। लेकिन जब आप टेंडरिंग कराते हैं तो टेंडरिंग की वजह से क्या होता है, कंपटीशन आता है अमंग द सप्लायर, और वो बेस्ट प्राइस आपको कोट करने की तरफ जाते हैं। समझ आ रही है। तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ये जरूरी है कि वो टेंडर की बगैर चीज परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि टेंडर करने से आपको बेस्ट प्राइस और रीजनेबल क्वालिटी की चीज का पता चलता है। वो अलग बात है कि चीज टेंडर ही ਉਹਦਾ सिलेक्ट होता है जहाँ मेरा मामू का पुप्पे का पुत्र है, वो एक अलग बहस है। लेकिन रूल कायम है अपनी जगह पे, रूल अपनी जगह कायम है, उस रूल की वायलेशन कैसे की जाती है वो एक अलग डिबेट है। समझ आ रही है। अगला पॉइंट क्या है, एलिमिनेट एंड रिड्यूस एक्सेसिव पैकिंग मटेरियल। पहले मोबाइल के डब्बे बहुत बड़े बड़े आते थे, वक्त के साथ साथ नोकिया के मोबाइल जितने थे तो डब्बे भी छोटे छोटे कर दिए। उन्होंने कहा ये जो इतनी एक्स्ट्रा पैकिंग है वो क्या जरूरत है। उसके अलावा जो आपकी हैंड फ्री और ये चीजें हैं, ये बॉक्स के गत्ते के उसमें आती थी, अब वो प्लास्टिक के उसमें डाली होती है, प्लास्टिक के रैपर में होती है, और एक ही रैपर होता है, ये नहीं है रैपर के अंदर रैपर नहीं होता। तो इसको कहते हैं एक्सेसिव पैकिंग है, वो भी खत्म करनी है। हैंड फ्री खत्म हो गई है, हेलो, यानी पहले हैंड फ्री शामिल होती थी, अब वो उन्होंने ये, वैसे जो हैंड फ्री कम करना है ये वो वाला पॉइंट है, रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। आपने जितनी 7 एक्सेसरी या पुर्जे देने थे, आपने एक आधा पुर्जा, वक्त आएगा तो चार्जर भी खत्म कर देना, उन्होंने कहना चार्जर लाला परचेज करो हैं। आईफोन में ऐसे ही है। अच्छा, असली तो आईफोन इस्तेमाल नहीं करते भाई, बड़ा महंगा है। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। उन्होंने नो डाउट टारगेट कॉस्टिंग शायद ना लगाई हो,
ये इदारे की अपनी कॉस्ट कटिंग की वैसे ही स्ट्रेटजीज है, लेकिन ये क्या है कि आपको ये अपेरेंटली नजर आती हैं चीजें कि यार ये कॉस्ट कम करने की तरफ जा रहे हैं। तो जहां तक मुमकिन है पैकिंग मटेरियल को कम करो। पहले हमारे पास जो जैस का कार्ड या यूफोन का कार्ड आता था ना लोड करने वाला, इतना चौड़ा होता था, अब वो इतनी सी पट्टी आती है जिसमें सिर्फ नंबर ही होता है, बाकी वो कहते हैं पैसे बचाओ, ये कार्ड प्रिंट कराने की क्या जरूरत है, इतना चौड़ा कार्ड होता था, बिल्कुल विजिटिंग कार्ड जितना होता था, जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन भी लिखी होती थी और साथ नंबर आप वो करते थे, स्क्रैच करके आप लिखते थे, ऐसे ही है। तो वो इसी असूल पे चल रहा है कि पानी घटो घट मटेरियल इस्तेमाल करो ताकि इदारे की कॉस्ट कम हो। ये सारे पॉइंट किसके गिर्द घूम रहे हैं? डिस्काउंट ले लो, वेस्टेज कंट्रोल कर लो, पुर्जे कम कर दो, पैकिंग मटेरियल कम कर दो, वेस्टेज कंट्रोल कर लो, ठीक है। ये सारे मटेरियल की कॉस्ट कम होगी जिससे आपकी करंट कॉस्ट कम होगी। अपनी लेबर को ट्रेनिंग दे ताकि एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज की, एफिशिएंट टेक्निक की, ताकि वो कम से कम टाइम में प्रोडक्ट बना लें। और उसके अलावा अगर पॉसिबल है तो एक्सपीरियंस लेबर इस्तेमाल करें, उसकी लर्निंग का इफेक्ट आपको आएगा। लर्निंग इफेक्ट क्या होता है? अगर आपकी लेबर इन एक्सपीरियंस होगी तो शुरू में वो सीखने में मटेरियल भी जाया करेगी, टाइम भी जाया करेगी। और अगर तजर्बाकार लेबर है तो वो सीख चुकी है चीजें पहले से, आपको आते साथ उन्होंने चीजें फटाफट प्रोड्यूस करना शुरू कर देनी है, जिससे आपकी एक यूनिट बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या होगी? कम। बच्चे यहाँ पे ये कहते हैं कि सर वो महंगी भी तो होगी लेबर। एक्चुअली वो जितनी महंगी होगी वो उससे ज्यादा आउटपुट बना देगी, तो आपको एक यूनिट की जो लेबर कॉस्ट पड़ेगी वो कंपैरेटिवली क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी। तो ये 2 पॉइंट लेबर के, इनको ट्रेनिंग दे दो या एक्सपीरियंस लेबर हायर करो ताकि आपके इदारे की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो करंट कॉस्ट है, वो क्या हो जाए? कम हो जाए। आ जाए जरा, बस आज इतना ही ये था। हमने अब आगे एग्जांपल कल करनी है, लेकिन फिलहाल अभी वो जो आगे हमारे इस चैप्टर में एडजस्टमेंट्स हैं 2 मैथ की, वो करनी है हमने आज। बाकी अब आगे कुछ सवाल नहीं करना। तो वेस्टेज की एडजस्टमेंट है जी, जो इस चैप्टर में आप सीखते हैं और वो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में चलती है। आज जरा ये लिखें, वेस्टेज की एडजस्टमेंट, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगी। ये आई कैप की फेवरेट एडजस्टमेंट है और हर सवाल में तकरीबन पेपर में तो लाजमी होगी। ये मैथ है, मैथ वेस्टेज। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 तरह की वेस्टेज आ सकती हैं। कितनी तरह? ये अब टॉपिक से हम हट रहे हैं, लेकिन ये इस टॉपिक में आएगी एडजस्टमेंट, और ये हर अगले चैप्टर में बाइंदा आनी है। जहां वेस्टेज आएगी आपको ये मसला पड़ेगा, फिर आपको ये आके देखना पड़ेगा लेक्चर। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 तरह की वेस्टेज होती हैं। फिनिश प्रोडक्ट, की रिजेक्शन या वेस्टेज, फिनिश प्रोडक्ट की रिजेक्शन, दूसरी मटेरियल की वेस्टेज, रॉ मटेरियल की वेस्टेज जब वो प्रोडक्ट पे इस्तेमाल हो रहा है, और तीसरा लेबर के टाइम की वेस्टेज, वर्कर का टाइम कुछ नॉन प्रोडक्टिव जाता है रोजाना। 3 तरह की वेस्टेज होती है, फिनिश प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल की और लेबर की। ये तीनों वेस्टेज एक सवाल में आ भी सकती हैं, लास्ट टाइम में भी आई है ये, मेरा ख्याल है इनमें से 2 आई हैं एक सवाल में, जहां तक मुझे याद है। इनमें से 2 वेस्टेज आई हैं पिछली दफा। हाँ जी, 3 तरह की वेस्टेज होती है, फिनिश प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल की, और तीसरी कौन सी है? लेबर की। फिनिश प्रोडक्ट की वेस्टेज क्या होती है? आपका इदारा फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाता है, जब एक प्रोडक्ट मुकम्मल होती है, पूरी प्रोडक्ट मुकम्मल होती है, तो उसको कस्टमर को देने से पहले चेक किया जाता है कि क्या ये हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रही है या नहीं कर रही। तो पता चलता है कि आपने जितने यूनिट्स बनाए हैं कि उसमें से कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो हमें कस्टमर को डिलीवर करने के काबिल नहीं है। वो प्रोडक्ट जो आपने बनाई है उसमें मटेरियल भी लग चुका होगा, उस पे प्रोडक्ट पे 3 चीजें लगती है ना, मटेरियल, लेबर और, लेकिन वो प्रोडक्ट कस्टमर को देने के काबिल नहीं है। ऐसी प्रोडक्ट जो कस्टमर को देने के काबिल नहीं है उसको अलहदा कर लिया जाता है, उसको कहते हैं रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं उसको? फिनिश प्रोडक्ट का मतलब है जो आपकी पूरी प्रोडक्ट का यूनिट है वो बन गया है लेकिन वो बना खराब है,
अब आप उसको कस्टमर को नहीं देंगे, उसको इतवार बाजार या जुम्मा बाजार टाइप इस तरह के बाजारों में स्क्रैप करेंगे। अगर वो होता है, नहीं होता तो फेंक देंगे, बस ठीक है, वो आपके काम के यूनिट नहीं है। बात समझ आ रही है? पूरा यूनिट बन के खराब। मसलन हमारा इदारा शलवार कमीज बनाता है, पूरी शलवार कमीज बनी, बाद में पता चला कि ये फ्रंट पेज जो है एक ऐसा निशान है कि वो सही नहीं हो सकता, वो शलवार कमीज को हम बी पेयर कह देते हैं, बी पेयर करके उसको साइड पे रख देते हैं कि यार ये कस्टमर को देने के काबिल नहीं है, ये वो वैसी सेल्स में चली जाएगी, अदरवाइज ये कस्टमर को देने के काबिल नहीं है, ये हमने अपने स्टोर पे, अपने आउटलेट पे या कहीं नहीं भेजना। तो वो जो शलवार कमीज का पूरा सूट सिया गया है, सिलने के बाद फाइनल इंस्पेक्शन जब हुई है तो पता चला है कि 100 शलवार कमीज के सूट अलहदा कर दो डिफरेंट कलर के। बाज दफा उस पर रंग सही नहीं चढ़ता, बाज दफा उसका रंग फेड हो जाता है, सीने में कोई मसला पैदा हो गया तो आप उनको अलहदा कर लेते हैं। इसको कहते हैं फिनिश प्रोडक्ट की रिजेक्शन। ठीक है, समझ आ रही है क्या होती है जी फिनिश प्रोडक्ट की रिजेक्शन? जब हमारी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, उस पर मटीरियल लेबर एफओएच लग जाता है और हम उसको फाइनल स्टेज पे क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो पता चलता है कि भाई वो प्रोडक्ट खराब है। क्या ये प्रोडक्ट कस्टमर को देंगे? अच्छा, अगली वेस्टेज किस चीज की है? मटेरियल की। हमारी जो शलवार कमीज का सूट है उसके लिए कपड़ा आता है क्या आता है? कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने अगर 100 मीटर कपड़ा खरीदा है तो 100 मीटर के 100 मीटर कपड़े से शलवार कमीजें बन जाए। 80-90 मीटर से शलवार कमीजें बनेंगी, बाकी 10 से 20 मीटर कपड़ा वो काटने में ज़ाया हो चला जाता है, छोटी छोटी कतरों में ज़ाया हो जाता है, पीसेस, छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो बाद में फेंक दिए जाते हैं। तो वो जो कपड़े को काटते हुए कुछ कपड़ा ज़ाया हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में कुछ ना कुछ मटेरियल ने ज़ाया होना है, वो अनअवॉइडेबल है। तो वो जो ज़ाया होगा कपड़ा, वो मुफ्त नहीं आया, कपड़ा तो सारा पैसों का ही आया था। जो प्रोडक्ट पे लग गया ठीक है, जो कपड़ा क्या नाम है जमीन पे गिर गया, कटिंग प्रोसेस में जाया हो गया, वो आपकी मटेरियल की वेस्टेज है। तो अगर आपकी वेस्टेज ना होती तो 100 मीटर कपड़ा लेने से 100 मीटर की शलवार कमीज बनती। अब क्या होता है, 80 मीटर से शलवार कमीज बन जाती है और 20 मीटर कपड़ा आपका काटने में क्या हो जाता है, जाया। तो आप 100 मीटर कपड़ा खरीदते हैं, अगर आप 80 मीटर खरीदेंगे तो 80 से कम बनेगी, कभी भी 80 से पूरी शलवार कमीजें नहीं बननी। अगर 100 खरीदेंगे तो 80 बनेगा, बाकी अगर 80 खरीदा तो 64 मीटर से शलवार कमीज बनेगी। 16 मीटर प्रोसेस बनाने में क्या हो जाएगा, जाया। कभी भी शलवार कमीज पूरे कपड़े से नहीं बनती, कुछ ना कुछ जाया होता है, अनअवॉइडेबल होता है। जिस दर्जी को आप दे के आते हैं वो दर्जी भी जाया करता है, और वो जानबूझ के भी जाया करते हैं, और कई दर्जी जानबूझ के जाया नहीं करते, लेकिन वो अनअवॉइडेबल है, कटिंग प्रोसेस में कुछ कपड़ा कटना है, अदरवाइज आपकी शलवार कमीज पैटर्न पे शेप ही नहीं बनेगी। सीधा सीधा कपड़ा सीना तो नहीं, कफन थोड़ी है? तो इसीलिए शलवार कमीज सीनी है ना प्रॉपर, इसीलिए ऐसे है। आगे बताओ जी, मैंने अभी तक कितनी वेस्टेज बताई है? इन दोनों में क्या फर्क है, बताएं। एक फिनिश प्रोडक्ट जाया हो गया और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के दरमियान जो रॉ मटेरियल लग रहा है प्रोडक्ट पे, जो लग गया वो तो ठीक है, जो प्रोडक्ट पे नहीं लगा रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल वेस्टेज है। जो प्रोडक्ट पे लग गया वो फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट है, जो नहीं लगा प्रोडक्ट पे लेकिन जाया हो गया, पैसों का आया है, वो रॉ मटेरियल की वेस्टेज है। इसके ऊपर मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों लग चुके होते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल जब जाया होता है तो सिर्फ रॉ मटेरियल ही जाया होता है, लेबर एफओएच जाया, क्योंकि वो मटेरियल आपने क्या नाम है खरीदा था। लेबर के टाइम की वेस्टेज क्या होती है कि आपका फैक्ट्री का वर्कर फैक्ट्री में 8 घंटे की प्रोडक्शन करने के लिए मौजूद है, 1 घंटा लाइट चली जाती है या 1 घंटा मशीन खराब हो जाती है, तो वो जो फैक्ट्री का वर्कर है, अगर वो फैक्ट्री में 8 घंटे अवेलेबल है और लाइट 1 घंटा चली गई तो 7 घंटे वो काम कर रहा है। कितने घंटे काम कर रहा है? तो 1 घंटा जो जाया जा रहा है उसमें वर्कर का कसूर कोई नहीं है। आपने जब वर्कर को पैसे देने की बारी आनी है तो आपने उसको एक दिन के जब पैसे कैलकुलेट करने हैं तो आपने कितनी देर की पेमेंट करनी है। वो जो 1 घंटे की पेमेंट आप नॉन प्रोडक्टिव टाइम की कर रहे हैं, वो आपका नुकसान है, वो वेस्टेज है, टाइम जाया हुआ है ना। ऐसा टाइम जो नॉन प्रोडक्टिव हो उसको कहते हैं आइडल टाइम। क्या कहते हैं उसको? इस टाइम में वर्कर को पैसे देते हैं, इस टाइम के पैसे वर्कर को देते हैं, लेकिन वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा, क्योंकि ये टाइम नॉन प्रोडक्टिव टाइम है।
चलें जी, हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ इसमें क्या है, मैथ क्या है देखिए जी, फिनिश प्रोडक्ट की रिजेक्शन के लिए मैं बता रहा हूं। जी, मिसाल के तौर पर एग्जामिनर आपसे ये कहेगा कि जी आपको जो यूनिट्स बनाने हैं, जितने यूनिट्स आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल वो 20,000 यूनिट्स आपने इस पूरे साल में बनाने हैं। कितने यूनिट बना के बेचने? 20,000 यूनिट आपने बना के बेचने हैं, और आपका जो फिनिश प्रोडक्ट की रिजेक्शन है वो 20% है। कितनी फिनिश गुड्स रिजेक्ट होती हैं? 20%। 20% फिनिश गुड्स कितनी रिजेक्ट होती हैं? 20%। तो अगर आपको 20,000 चाहिए बनानी है, आपने 20,000 यूनिट है, तो आप 20 नहीं बनाएंगे। अगर आप 20 बनाएंगे तो वो कम रह जाएंगे। हम 20 से थोड़े से ज्यादा बनाएंगे, तो वो कितने बनाएंगे वो निकालना हमारा काम है। अगर आप 20,000 यूनिट के बदले 20 ही काउंट कर रहे हैं तो आप गलत है, फिर आपने वेस्टेज को इग्नोर कर दिया। अगर आपको 20,000 यूनिट चाहिए तो आपको 20 नहीं बनाने, 20 से थोड़े ज्यादा बनाने हैं कि ये जाया होने के बावजूद, रिजेक्ट होने के बाद भी 20 बचे। तो अब इसको करते कैसे हैं? इसका मैं ये एक फॉर्मेट याद करता हूं कि गुड यूनिट्स जितने हमें रिक्वायर्ड है, गुड यूनिट्स हमें कितने रिक्वायर्ड है? हाँ जी, 20,000 यूनिट हमें बिल्कुल सही वाले चाहिए। प्लस अगर इसमें कुछ रिजेक्शन शामिल कर दें कि कुछ रिजेक्शन भी होती है, तो हमें टोटल प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी? रिजेक्शन कितने परसेंट होती है? यहाँ परसेंटेजेस लिखेंगे। रिजेक्शन 20% होती है, ठीक है। रिजेक्शन कितने परसेंट होती है? 20%। अब वो परसेंटेज से ही सारी गेम खेलनी है। ये जो गुड यूनिट्स होते हैं इसको आउटपुट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। और ये जो टोटल प्रोडक्शन होती है इसको कहते हैं इनपुट। टोटल प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? इनपुट। टोटल प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? इनपुट। ये आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ये अगर रिजेक्शन के आगे कुछ ना लिखा हो तो ये इनपुट होता है। 20% ऑफ इनपुट होता है, तो बल्कि आप लिख ही लें 20% ऑफ इनपुट। अब इसमें से 100% क्या चीज रखेंगे? 100% किस चीज को रखेंगे? आउटपुट को कि इनपुट को? इंग्लिश पढ़नी है। क्या लिखा हुआ है? 20%। ऑफ के बाद वाली बेस क्या है? बेस हमेशा 100% होती है, तो 20% ऑफ इनपुट लिखा हुआ है, तो ये 100% आएगी इनपुट की वजह से। और ये कितनी होगी? 80। मुझे कैसे पता चला इनपुट को 100% रखना है? ये बेस लिखी हुई है, ये देखें, वेस्टेज के साथ, परसेंटेज के साथ बेस क्या लिखी हुई है? इनपुट है, जैसे मार्कअप मार्जिन में होता है। क्या हम निकाल सकते हैं? 20,000 यूनिट 80% पे पड़े हुए हैं, तो 100% यूनिट कितने बनाएंगे आप? 25,000, जिसमें से 5,000 जो होंगे वो जाया होंगे, और कस्टमर को देने के काबिल कितने होंगे? हाँ जी, अब देखिए जरा, इसको ऐसे भी कई बच्चे समझते हैं। ये प्रोडक्शन प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इसको कहते हैं इनपुट, और प्रोसेस के दरमियान कुछ जाया हो जाएंगे, बाकी जो यूनिट बचेंगे वो क्या होंगे? आउटपुट। जितनी प्रोडक्शन आप स्टार्ट करेंगे उसको क्या कहते हैं? इनपुट। और प्रोसेस के एंड पे क्या है? आउटपुट। जी, 100% इनपुट है, रास्ते में जाया 20% होती है, तो आउटपुट कितनी बनती है? और हमें आउटपुट जो चाहिए वो 20,000 यूनिट चाहिए, तो हम इस पे आ रहे हैं असल में, पता है आपको?
हम इस पे आ रहे हैं कि हम कितनी प्रोडक्शन करें कि बाद में हमारे पास 20,000 यूनिट हो। तो ये जो 20,000 यूनिट है ये 80% पे खड़ा होगा ना, इसको 100% पे लेके जाना है। तो 20,000 यूनिट आपको रेडी चाहिए। जब प्रोडक्शन मुकम्मल हो तो आपके हाथ में कितने यूनिट हो? 20,000 सही वाले, जाया वाले निकाल के 20,000 सही वाले यूनिट होने चाहिए। तो इनपुट 100% होती है नॉर्मली, अगर वेस्टेज 20 है प्रोसेसिंग में तो फिर आउटपुट कितने परसेंट है? 80% है। मैं ये वाले यूनिट निकाल रहा हूँ असल में, आपने इनपुट पे जाना होता है। मेरा ख्याल है अब आपको और भी समझ आ जाएगा कि पीछे जाए तो कैसे जाए। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, हमें हमेशा इनपुट्स लेनी होती है। क्या लेनी होती है? इनपुट्स। अगर आउटपुट भी दी हुई है तो आपने उसकी इनपुट कन्वर्ट करनी है कि हम कितनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हमने कितनी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, मुकम्मल कितनी होगी? 25 ही शायद मुकम्मल हो, लेकिन 5,000 खराब निकल जाएगी मुकम्मल में से। जो कस्टमर को देने के काबिल होगी, जो सेलेबल होगी, वो कितनी होगी? 20,000। जो आपको रेवेन्यू रियलाइज होगा वो कितने का होगा? 20,000 का। जो 5,000 है वो बिकेंगे नहीं, वो कबाड़िए को तो दे सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने को कबाड़ी शबाड़ी की गुफ्तगू नहीं की, तो हम एज्यूम करेंगे वो 5,000 यूनिट हमने फेंक दिए। और इन 5,000 यूनिट पे हमारी कॉस्ट भी जाया गई है, मटेरियल भी जाया हुआ है, लेबर भी जाया हुई है, और तीसरी चीज क्या जाया हुई है? एफओएच। जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे, मेरा अब आपसे एक सवाल है, मुझे बताएं, जब आप मटेरियल कॉस्ट निकालते होते हैं तो आप करते होते हैं मटेरियल कॉस्ट और मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल की क्वांटिटी। टोटल मटेरियल कॉस्ट जब आप निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इनटू इनटू क्या करते हैं? अब सवाल पैदा होता है कौन से यूनिट से ज़रब देंगे? कितने यूनिट से ज़रब देंगे? 20,000 से, 25,000 से? जी। अगर आपने 20,000 यूनिट से ज़रब दी तो आप समझ रहे हैं कि प्रोडक्शन ही 20,000 यूनिट की स्टार्ट की थी। हमने प्रोडक्शन कितने यूनिट की स्टार्ट की है? इनपुट कितनी है? तो आपने 25,000 यूनिट की प्रोडक्शन लेनी है यहाँ पे, क्योंकि जो यूनिट जाया हुए हैं वो भी मटेरियल उन पे लगा है। मसलन अगर 50 रुपए का मटेरियल लगता है तो 25,000 यूनिट्स आपने काउंट करने हैं ये वाले। अगर 20 काउंट करने होते हैं तो मुझे ये फड्डा ही नहीं पड़ता, मैंने तो 20 दिए हुए थे सवाल में। मैंने 20 से क्यों नहीं लिए? क्योंकि जो 5,000 यूनिट जाया हो रहे हैं बेटा, उन पे भी मटेरियल लग रहा है। तो आपने हमेशा मल्टीप्लाई कौन से यूनिट से करना है? इनपुट वाले यूनिट से। और समझ आ रही है ये मैं क्यों करा रहा हूँ? बच्चे फटाफट करेंगे, सर 20,000 से क्यों नहीं ले रहे आप? 20,000 लेने का मतलब है आप अज्यूम करें कि 5,000 यूनिट मटेरियल लगाए बगैर ही बन गए, हवा में बन गए, बगैर किसी चीज को लगाए 5,000 यूनिट बन गए। वो ऐसे नहीं हो सकता। जब भी कोई यूनिट बनना है तो मटेरियल तो लगना ही लगना है। इसीलिए जो 20,000 गुड यूनिट्स हैं उन पे भी लगना है, जो 5,000 जाया होने हैं आपने हमेशा 25,000 काउंट करने हैं ये। इसीलिए ये 25,000 की वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। अगर 20% ऑफ आउटपुट हो तो कोई मसला नहीं, फिर ये चेंज हो जाएगा, बस ऐसे हो जाएगा। जी, हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं? हमें कितने यूनिट्स चाहिए आउटपुट पे? 20,000 यूनिट्स हमें चाहिए जो सही होने चाहिए। और जो रिजेक्शन है वो 20% ऑफ आउटपुट कह दे। क्या कह दे? सिर्फ परसेंटेजेस चेंज होंगी, बाकी सोल्यूशन वैसा ही होगा। वो इंग्लिश दोबारा लिखूंगा, गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड, जिसको हम आउटपुट कह रहे हैं, प्लस रिजेक्शन या नॉर्मल लॉस भी कहते हैं इसको, रिजेक्शन इक्वल टू क्या है? टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स। हमें सवाल में ये टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स लेके चलना है। जी, 20,000 यूनिट आपको गुड चाहिए, ये आउटपुट में लिखेंगे, ये आपको निकालने पड़ेंगे। परसेंटेजेस लिखे जी, अब परसेंटेजेस लिखें। 20% ऑफ क्या लिखा हुआ है? तो अब आउटपुट को 100%, ऊपर वाले को 100 ले लेंगे, बस यहाँ चेंज आएगा। 100 इसको ले लेंगे, इधर तो कोई चेंज, बाकी कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ 100% उसको लिया, जैसे मार्कअप मार्जिन में चेंज कर दिया। अब मुझे बताओ क्या आएगा? हाँ जी, 20,000 100% पे पड़ा हुआ है, इसको 100 पे डिवाइड करके इंटू 120, जी 24,000।
अब आपने 24,000 यूनिट काउंट करने हैं 25 में, ठीक है? और ठीक है, कोई आवाज ही नहीं आ रही, ये वाली वेस्टेज हो गई है। साइलेंट हो तो कौन सी काउंट करनी है? रिजेक्शन। 20% ऑफ इनपुट या 20% ऑफ आउटपुट? इनपुट। साइलेंट हो तो 20% ऑफ इनपुट, इनपुट का मतलब टोटल प्रोडक्शन, इसको कहते हैं इनपुट, ये वाले। जी, बाकी नेक्स्ट टाइम, बस आज इतना ही। ये आप ये एग्जांपल करके आइएगा एक छोटी सी। बल्कि अभी कर लें, 5 मिनट हैं, 8:30 पे छोड़ेंगे, ठीक है? ये एग्जांपल कर लें। अभी मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं हट गया हूँ टॉपिक से, बस वेस्टेजेस पढ़ा रहा हूँ। तो कंपनी received a special order of 10,000 यूनिट्स। हाँ जी, एक कंपनी को कितने यूनिट्स का ऑर्डर मिला है? हाँ जी, each unit will require material cost of rupees 50 per unit, labor cost of 30 rupees per unit, and overhead cost of 20 rupees per unit. 20 rupees per unit. रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट if हाँ जी, 25% of input units are rejected. 25% of input units are rejected at the time of inspection. इंस्पेक्शन की जाती है तो आपके 25% यूनिट जो हैं वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आपने ये निकालनी है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? सेल प्राइस पर यूनिट निकालनी है। if markup is 20%। चलो अभी जानो, करो इसको, फिर आओ, बस आज इतना ही। चलो अभी जानो, चलो शाबाश। 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट में हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट तो सबको निकालनी आती है। 50 रुपए का मटेरियल लगना है पर यूनिट। लेबर कॉस्ट कितनी लगनी है? 30 रुपए की। और ओवरहेड कॉस्ट कितनी लगनी है? 20 रुपए की।
कर लिए? दिखाओ भाई, सेल प्राइस निकाल लिए? और ये क्या किया है? हाँ जी जनाब, आपने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है सबसे पहले। मटेरियल कॉस्ट क्या आएगी? 50 रुपए पर यूनिट इंटू 10,000 नहीं करना, 10,000 नहीं करना यूनिट्स, वो वेस्टेज को एडजस्ट करके खुद निकालो, पता नहीं कितने यूनिट्स आते करो एडजस्ट, कितने यूनिट आते हैं वेस्टेज एडजस्ट करके? 13,000 और 13 टोटल काउंट होंगे ना, 13,333 यूनिट्स बनेंगे इनपुट। 10,000 गुड यूनिट्स हैं, 3,000 वेस्टेज है, टोटल प्रोडक्शन कितनी है? 13,000। तो आप 13,000 यूनिट्स को लेके चलेंगे, 13,000 की प्रोडक्शन यूनिट की कॉस्ट काउंट करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। जी, जो बच्चा 10,000 से मल्टीप्लाई करेगा वो गलत कर रहा है। 13,333। जी, तो टोटल कितना आता है? 1,33,000। ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। 13 लाख है, चलो 13,33,300, 300 और 333 नहीं आता। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, मेरा नहीं ख्याल इस पे किसी को इतराज होगा। उसके बाद सेल प्राइस पर यूनिट कैसे आएगी? सेल प्राइस पर यूनिट कैसे आएगी? असल में जो आप कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं वो 13,000 यूनिट डिलीवरेबल नहीं है। कस्टमर के पास जो यूनिट जाएंगे वो 10,000 जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉस्ट आई है इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करते हैं। 13,33,333 की ये कॉस्ट है, प्लस इसके अंदर 20% मार्कअप ऐड करें, मार्कअप 20% ऐड करें तो ये टोटल सेल वैल्यू आ जाएगी। 20% मार्कअप जी, इसका 20% 2 लाख समथिंग। जमा करें, कितना आता है? ये टोटल सेल प्राइस है और सेल प्राइस मैंने पर यूनिट मांगी है। अब सेल प्राइस पर यूनिट क्या आएगी? 16 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स। 13,333 सेलेबल नहीं है, 10,000 यूनिट सेलेबल है, तो क्या आता है? ये आंसर है। जिसने 160 नहीं निकाला वो गलत है। हाँ जी, 160 वाले सही है, बाकी गलत है। जिन्होंने 130 या 120 निकाल दिया वो गलत है, उन्होंने तो वेस्टेज का इम्पैक्ट ही शामिल नहीं किया। भाई कस्टमर को पैसे लेने में नुकसान दे, कस्टमर के लिए आप 13,000 यूनिट बना रहे हैं लेकिन बेचने कितने हैं उसको, तो बाकी 3,000 यूनिट का जो नुकसान हुआ है वो भी कस्टमर को फायदा है कि पैसे उससे मिल जाए। इसीलिए ऐसे किया मैंने, अदरवाइज अगर मैं ऐसे ना करता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स करते, ताकि एक यूनिट की कॉस्ट निकल आती। 100 नहीं लेनी, 100 में तो वेस्टेज शामिल ही नहीं है। जब भी प्रोडक्ट की वेस्टेज आएगी तो आप टोटल कॉस्ट टोटल में लेके चलेंगे, बाद में उसको गुड यूनिट पे कन्वर्ट करेंगे। सेलेबल यूनिट 13,000 नहीं है, 10,000 यूनिट है, तो आपको 10,000 पे डिवाइड करना। अगर कोई बच्चा पर यूनिट पे करना चाहता है वो क्या करेगा, वो जो कॉस्ट है वो पर यूनिट निकालेगा। 13 लाख
33,333 को डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी उसमें प्रॉफिट ऐड कर लें। हालांकि ये कॉस्ट 13 लाख जो थी ये कितने यूनिट की थी, 13,000 समथिंग, लेकिन हमने जब सेल प्राइस निकालनी है तो सेलेबल यूनिट देखने हैं। सेल प्राइस के लिए सेलेबल यूनिट 10,000 है सेल प्राइस, तो आपने सेलेबल यूनिट की सेल प्राइस निकालनी है ना, तो ये सारी कॉस्ट को 10,000 यूनिट की कॉस्ट बनाए। नहीं समझ आ रही? तो ये यहाँ तक तो चलो आपको, आपने मेरा ख्याल है और भी किसी तरीके से किया होगा तो ये आ गया होगा, आगे गलत किया होगा लोगों ने। सही किया आपने, जिन्होंने सही किया, जिनका ये जवाब आ रहा है 160, वो तो ठीक है, बाकी सारे गलत है। वो ये क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन कॉस्ट में तो काउंट कर रहे हैं, लेकिन सेलेबल सेल प्राइस निकालने के लिए वो कहते हैं कस्टमर को ये लॉस चार्ज नहीं करना, हालांकि लॉस कस्टमर को चार्ज होता है। ये लॉस नॉर्मल लॉस है। कौन सा लॉस है? अनअवॉइडेबल है, होना ही होना है। तो ये नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा और कस्टमर की सेल प्राइस के लिए भी काउंट होगा। वो अलग बात है कि सेल यूनिट पूरे नहीं है, 13,000 यूनिट हम बेच नहीं सकते। हम बेच कितने सकते हैं? 10,000। इसीलिए मैंने टोटल सेल रेवेन्यू निकालकर डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट किया तो एक यूनिट की सेल प्राइस आ गई। चलो बस, बाकी नेक्स्ट टाइम।